मैंने जब आपका एपिसोड देखा शार्क टैंक पे, तब तक रैंडमली मैं ढूंढता रहता था और कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं डेवलप कर पाया मैं किसी के साथ भी। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, चलो इनका भी ट्राई कर लेते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा शार्क टैंक पे, मैंने बोला यार द कन्विक्शन विच यू हैड व्हेन यू स्पोक अबाउट गो जीरो, आपने पूरी कैटेगरी के बारे में बात करी, फिर आपने बताया कि ये इसका फ़ायदा है, ये ऐसा है, हम क्यों यूनिक है। आई थिंक उसके बाद मैं वो हो गया, क्या कहते हैं, काइंड ऑफ लॉयलिस्ट टू दिस ब्रांड की चलो अगर मुझे मतलब जीरो शुगर खाना है तो मैं यही खाऊंगा और कोई नहीं खाऊंगा। एंड मेजरली अब जीरो शुगर ही खाना है। यस, पुरानी यादें होती हैं तो कभी कभी हम पुराने वो चले जाते हैं फॉर ओल्ड टाइम सेक। बट मेजरली हम अब, मैं भी पर्सनली, मेरी फैमिली भी पर्सनली, हम गो जीरो पे आ गए हैं फॉर जीरो शुगर। नाउ जब आप शार्क टैंक गए तो शार्क टैंक में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे हुआ, कैसे उन्होंने आपको सिलेक्ट किया, आप रीच आउट कैसे किए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड चला रहे थे, कहीं उनका रेजिस्टेंस तो नहीं था कि एक बड़ा ब्रांड से आए हैं। Yeah. और मतलब वो प्रोसेस कैसे था? इसके पीछे भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब मैंने डिसाइड किया कि फैमिली बिजनेस से निकल के खुद का कुछ करना है, तो वो मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर 21 ओके। चल रहा था। शार्क टैंक का सबसे पहला सीजन जो आया, उसका एपिसोड जो एयर हुआ वो दिसंबर 2021 में एयर हुआ। वहाँ से शुरू हुआ। एंड आई वाज, जब मैं इस पे भी काम कर रहा था गो जीरो पे, तब मैं वो देख रहा था एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड। यार somebody who wants to build a खुद का बिजनेस बनाना है या कुछ करना है, वो आ रहा है, 4-5 जजेस बैठे हैं जिन्होंने खुद का एक बड़ा कंपनी बनाया है, बड़ा ब्रांड बनाया है, वो आपकी आइडिया सुन रहे हैं, वो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं और फिर आपको फंडिंग दे रहे हैं। और वो जो पहला सीज़न था उसके आई थिंक पहले या दूसरे वीक में ही एक हेल्दी आइसक्रीम ब्रांड ऑलरेडी आ गया था। हाँ, तो मैं तो देख ही रहा हूँ कि यार मैं तो ये इसमें बनाने वाला हूँ और ये टीवी पे आ रहा है। और तो उस दिन दिमाग में रखा था कि एक दिन इस मंच पे मैं भी जाऊँगा। वाह। राइट। बट कब जाना है वो तो मेरा कोई भी लाइक मूव मैं सोच समझ के करता हूँ कि कब जाना है, कब अप्लाई करना है, ऑल ऑफ दैट। तो 2021 में तो अभी ब्रांड पे काम चल रहा है, ब्रांड नेम सोचा गया है, पैकेजिंग पे काम हो रहा है, प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है और 2022 में उसको हमने लॉन्च किया। तो वो वाला सीज़न गया। उसके बाद आया 2023। अब 23 में क्या हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना नहीं था, मतलब हम जस्ट बॉम्बे, दिल्ली में अभी तक नहीं थे, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, तो वेस्ट और साउथ मार्केट्स में ज़्यादा था हमारा, नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। ये आप कैसे चुनते हो अभी, जैसे अब तो डेटा पॉइंट्स आ गए होंगे, तो कैसे आप डेटा चेक करते हो कि मेरे को यहाँ पे ओपन करना चाहिए? सो अगेन मेरा अप्सरा का एक्सपीरियंस मुझे काम आया। तो अप्सरा में हमने बॉम्बे एंड पुणे एज अ मार्केट कवर किया था, बैंगलोर एंड हैदराबाद एज अ मार्केट कवर किया था, दिल्ली एनसीआर हमारा बाकी था। तो मुझे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद और बैंगलोर, इनके सारे एरियाज पता है कौन से है, कहाँ पर है, क्या करना है। तो नेचुरली आई विल यूज़ दैट टू माय एडवांटेज। और हमने बॉम्बे से शुरू किया और फिर बैंगलोर गए, वहाँ पे किया। तो 2023 वाला जो भी शार्क टैंक सीज़न 3 आया, तो उसमें भी मैंने बोला कि यार क्या होगा, हम टीवी पे तो आ जाएंगे और लोग ढूंढेंगे आपको, लेकिन अगर वो ऑर्डर नहीं कर पाया तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, धंधा नहीं बढ़ेगा। राइट। और इट्स अ हिंदी शो, तो प्राइमरीली नॉर्दर्न में उसका, दिल्ली एनसीआर में व्यूअरशिप ज़्यादा होता है। तो पहले ये मार्केट पे हम लॉन्च करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, फिर जाते हैं। तो हमने सारा क्विक कॉमर्स के साथ ऑनबोर्डिंग किया, सारे फ्लेवर्स, सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जमा दिया और महीने का हमारा कुछ 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू आ गया था। और फिर बोला अब अप्लाई करते हैं। तो जून 24 में जब उनका सीज़न 4 का एप्लीकेशन शुरू हुआ, सो द प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीबडी। एक ऑनलाइन फॉर्म जो है जिसमें आपके कंपनी का कब शुरू किया, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, फाउंडर्स के बारे में बताइए, कैप टेबल में कौन कौन है, इन्वेस्टर है नहीं है, आपका रेवेन्यू क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में लेते हैं। एंड सीज़न 4 में मेरे ख्याल से 20 से 22 हज़ार एप्लीकेशंस पैन इंडिया 20,000 या एप्लीकेशंस आए थे। वो एप्लीकेशंस फिर एक उनकी स्क्रीनिंग टीम होती है जो उसमें से डिसाइड करती है कि इसको आगे लेके जाना, इसको आगे नहीं लेके जाना, या इसको नेक्स्ट राउंड में लेके जाते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट राउंड होता है, वो एक टेलीफोनिक राउंड होता है। सो देन देयर टीम विल कॉल यू एंड आपने जो फॉर्म में डिटेल्स डाले हैं उस पर थोड़ा सा आपको और डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं कि सही है नहीं है, थोड़ा सा डेटा आपके पास से मंगाते हैं। तो वेटिंग करते हैं बेसिकली, वेटिंग करते हैं कि भाई ये सही है, इंटरेस्टिंग है। थोड़े से और क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, आपके पर्सनल जर्नी के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, बिजनेस में क्यों गए आप, जॉब में क्यों नहीं थे, ऑल ऑफ दैट।
तो वो सेकेंड राउंड ऑफ स्क्रीनिंग होता है. उसके बाद लास्ट के मेरे हिसाब से 1500 या 2000 लोगों को एक मॉक ऑडिशन देना पड़ता है. अच्छा. सो दे हैव ऑडिशन सेंटर्स. तो बॉम्बे में, बैंगलोर में, दिल्ली में, बड़े बड़े सिटीज़ में उनका टीम आएगा वहाँ पे. ऑफ कोर्स द रियल शार्क्स वोंट बी देयर, हाँ, मैं समझ गया था बट वो. उनके डेटा टीम जो रहेगी दे विल कॉल यू इन अ रूम और वो आपसे पिच करवाएंगे. जैसे अगर आप मान लो आप टीवी पे पिच कर रहे हो तो आप कैसे पिच करते हैं, देन उन क्वेश्चन आंसर्स होगा जस्ट टू सी कि प्रेजेंस कैसा है, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है. अगर कुछ क्वेश्चन आया तो फंबल करेगा नहीं करेगा. तो दैट इज द थर्ड राउंड. एंड उसमें से 150 लोग फाइनली दे मेक इट टू द टीवी राउंड. ओ, और उसमें एयर भी सारे नहीं होते. उसमें जब एयर सारे नहीं होते हैं, कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल ये तो एक श्योर है कि जिसको डील मिलता है तो उनका तो एयर होगा ही. मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. जिसको डील नहीं मिला है उसमें से भी कुछ एपिसोड्स एयर हो जाते हैं, बट देयर आर सम जो एयर नहीं हो पाते. तो बेसिकली 22,000 में से 40 एक लोग ही एयर हो पाते हैं. एंड नहीं, विनिंग में तो शायद 10-15 लोग से ऊपर नहीं, आई थिंक अक्रॉस द इंटायर सीजन 150 जितने लोगों का एपिसोड एयर होता है. ओके. और उसमें से विनिंग आई थिंक 20% टाइप्स, 30 लोग टाइप्स. आई थिंक मोर देन हाफ को डील मिलती है. मतलब ऑन एयर डील मिलती है. उसके बाद जब ड्यू डिलिजेंस होता है उसमें से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. कभी किसी ने डेटा सही शेयर नहीं किया होता है टीवी पे, या कभी टीवी पे आने के बाद वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग फिर से रीनेगोशिएट करते हैं. सो फॉर अ लॉट ऑफ फाउंडर्स इट इज़ द फर्स्ट टाइम डूइंग दिस. तो ड्यू डिलिजेंस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई नो फॉर एग्जांपल आई थिंक सीजन 4 के मेरे साथ जो वाले जो कुछ कंटेस्टेंट थे जिनको डील मिली थी उनका अभी तक पैसा बैंक में आया नहीं है. तो ऐसा भी होता है. मतलब बहुत सी चीज़ें होती है. थैंकफुली मेरे केस में अमन से मुझे पैसा तुरंत आ गया. एंड ही इज़ बीन अ वेरी गुड शार्क. वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स एंड उन्होंने पूछा धंधा कैसा चल रहा है, कुछ हेल्प चाहिए तो बता, कुछ नहीं है तो सही है. तो दैट वाज वेरी चिल. एंड मेरे केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ दैट आफ्टर द एपिसोड नमिता थापर रीच आउट टू मी. शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैनल. हाँ, मैंने देखा था. राइट. तो उस पैनल में वो नहीं थी, बट उनको प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. एंड शी वॉज अ कंज्यूमर ऑफ GoZero पहले से. उन्होंने मुझे पहले ही, पीयूष ने भी कहा था कि वो पीयूष भी तो. एंड इनफैक्ट व्हेन मैंने अप्सरा का नाम लिया तो अप्सरा भी बहुत ही फेमस था. तो विनीता एंड एवरीबडी दे हैड अप्सरा आल्सो. सो मतलब मैं रेडार में था उनके पहले से. एंड व्हेन शी रियलाइज दैट अमन हैड गिवन, एंड शी इज वेरी क्लोज विद अमन. So she called me up saying that Kiran, I know I was not part of the panel, but your product is very good. Very excited to be a part of a journey. Whatever you feel, whatever check size you want, I am willing to be a part. But please have me on the cap table. And she was so sweet that I just couldn't say no. So I think even Namita is now part of the GoZero investor cap table. So guys, thank you so much आपने इस क्लिप को देखा. अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा. और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है. आप जाके उसको देख सकते हैं. अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत.